बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स 9 मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 1 पार्ट 3 इसको फाइनल करेंगे इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लीजिए, ठीक है, ताकि पता रहे कि हम हैं कहाँ पर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये रहा भाई, बुक खोल लीजिए, आपका पेज नंबर 14 स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। इससे पहले हम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ चुके और उसके बाद हमने जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो होता कितना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो पार्ट 2 में डिस्कस कर ली। अब हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, जिसको सेकंड कहा जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जिसको सेकंड कहा जाता है। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है? 1 सेकंड जो है वो कितना टाइम पीरियड है। ओल्ड कॉन्सेप्ट देख लें, इसके पहले वक्तों में 1 सेकंड किसको कहा जाता था। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले फिर बता दूँ, ये इसी वीडियो के नीचे आप देखें मेरी तस्वीर नज़र आ रही होगी आपको, उसके साथ रटना नहीं समझना लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट चारों की चारों बनी हुई है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, रिड्यूस्ड सिलेबस वाली, ठीक है। तो उसमें वीडियोस आती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, आप लोगों को शेयर करता चला जाऊंगा। तो कोशिश यही है कि अप्रैल से तक या अप्रैल से पहले पहले ये चारों की रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी वीडियोस बन चुकी हैं वो तो मैंने कर दी हैं, और जो मज़ीद बन रही हैं वो उसमें अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो बच्चों को ढूंढने में परेशानी होती है, कहाँ जाएं। रिड्यूस्ड सिलेबस की प्लेलिस्ट ही बना दी है पूरी की पूरी, उसमें सिर्फ वही वीडियोस हैं जो कि आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हैं। उनके नाम भी मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। तो बहरहाल इस बुक के मुताबिक भाई पहले क्या कहा जाता था, 1 सेकंड कितना टाइम है, इसको टू द पॉइंट आसान करें। 1 सेकंड कितना टाइम है, 1 सेकंड कितना टाइम है, हमें पता है 1 सेकंड कितना टाइम है। 1 सेकंड कितना टाइम है। आपसे पूछा जाए 1 सेकंड कितना टाइम है, आप बोलेंगे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं, सर पता है हमें 1 सेकंड कितना टाइम होता है। ये हो गया 1 सेकंड, इतना ही है, ठीक है। आपको मैं अगर 2000 साल पीछे ले जाऊं तब वहाँ आप किसी से पूछेंगे 1 सेकंड कितना टाइम है, तो वो पता है कितना कहेंगे। सुनिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड जो है वो स्पिन ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, टाइम टेकन बाय स्पिन ऑफ अर्थ, अर्थ की स्पिन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस वर्ड को मैं पहले भी जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। 2 डेफिनेशन है जो पास्ट में इसकी मिलती हैं, उनको भी ज़रा समझ लीजिए। स्पिन किसको कहते हैं, स्पिन और रोटेट, पहले इसको देख लें। स्पिन या रोटेट वर्ड दोनों का एक ही मतलब है। इस मार्कर को देखिए जो घूम रहा है, इसको रोटेशन कहते हैं, इसी को स्पिन कहते हैं। इस मार्कर के सेंटर से अगर हम कोई भी, ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, कोई भी बॉडी घूम रही है उसको स्पिन कहते हैं या रोटेट कहते हैं। अब अगर बॉडी जो है वो किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूम रही है, इसको रिवॉल्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्व कहते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। समझ आ रही है बात? अच्छा, अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट और स्पिन भी कर रही है। ऐसे घूमते घूमते अर्थ जो है वो स्पिन या रोटेट करते करते रिवॉल्व भी कर रही है सन के गिर्द, ठीक हो गया भाई। तो पहले वक्तों में वो 1 सेकंड वो क्या कहते थे, टाइम टेकन बाय स्पिन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ज़मीन जो है वो एक चक्कर अपने ही गिर्द जो मुकम्मल करती है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये घूम रही है कहाँ, यहाँ से ये घूमना शुरू करती है, यहाँ तक आती है, देखिए यहाँ से घूमना शुरू किया, यहाँ तक आई, और यहाँ से घूम के दोबारा यहाँ तक आ गई।
इसको क्या कहते हैं? रोटेट होना। अब इसमें टाइम तो लगेगा ना भाई। आजकल जो ये टाइम लगता है, अर्थ जो घूमती है अपने ही एक्सिस के गिर्द, एक्सिस अभी समझाता हूँ, वेट कर लें थोड़ा, या ये समझ लें कि अर्थ एक्सिस का मतलब होता है अपने ही गिर्द घूमना। तो अर्थ जो है वो अपने ही गिर्द जो घूमती है, ये सेंटर है ना इसका, कोई भी गोल चीज़ हो उसका सेंटर तो होता है। तो अर्थ जो है वो घूम रही है अपने ही गिर्द, लाइक दिस। ये देखें, ये मैंने इसको घुमा दिया, पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। इसको कहते हैं वन रोटेशन या वन स्पिन। इसमें कुछ टाइम तो लगता होगा ना। आजकल जो टाइम लगता है अर्थ की एक स्पिन में, वो कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं जी, 24 घंटे लगते हैं। और हमारी अर्थ की एक स्पिन में एक रोटेशन, समझ में आ रही है बात? इसको पूरा एक चक्कर मुकम्मल करना कहते हैं, लेकिन अपने ही एक्सिस के गिर्द। ये क्या है? टाइम टेकन बाय स्पिन ऑफ अर्थ या रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही महवर के गिर्द। ये महवर और एक्सिस को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। किसी ऑब्जेक्ट के बीच में आप इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए, हकीकी लाइन नहीं है, ये तसव्वुराती लाइन है, ठीक है। और उसके गिर्द वो चीज़ घूम रही है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ उसके गिर्द घूम रही है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रही है बात? तो इस इमेजिनरी लाइन को, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और लेकिन उसका घूमना शर्त है, ये बात बता दूं। एक्सिस का वर्ड, महवर का वर्ड सिर्फ गोल चीज़ों की रोटेशन के लिए या स्पिन के लिए इस्तेमाल होता है, ये मत भूलिएगा कभी भी। तो ये इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है, ठीक है भाई। तो इसमें जितना टाइम लगता है अर्थ को रोटेट करने में, स्पिन करने में जितना टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं 1 सेकंड। हम नहीं कहते 2000 साल पीछे चले जाइए, 5000 साल पीछे चले जाइए। उस वक्त किसी से पूछेंगे 1 सेकंड कितना टाइम है, तो वो बोलेगा पूरा साल लगेगा 1 सेकंड होने में। जी बिल्कुल। ओ सॉरी, पूरा साल नहीं लगेगा, बल्कि 24 घंटे लगेंगे हमारे आज के वक्त के मुताबिक, 24 घंटे। लेकिन इन्हीं 24 घंटों को वो क्या बोलेंगे? जितना टाइम आज के 24 घंटों में लगता है, वो उसको क्या बोलेंगे? 1 सेकंड लगेगा। समझ आ गई बात? ये पहले वक्तों की बात थी। आगे चलते हैं। एक और पुराने वक्त की डेफिनेशन है कि 1 सेकंड कितना टाइम होता है। 1 सेकंड कितना टाइम होता है? ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन, टाइम टेकन बाय ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इसी ऑर्बिटल मोशन को अभी मैंने एक और नाम दिया था, ऑर्बिटल मोशन को एक और नाम दिया था मैंने, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करना। हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करने में, हमें पता है वो तो हमारी अर्थ आजकल जो है वो सन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लगाती है? पूरा 1 साल लेती है। पूरा 1 साल लगता है ना अर्थ को सन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में, ठीक है। हम इसको ईयर कहते हैं, लेकिन पहले वक्तों में इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था 1 सेकंड। समझ आ गई बात? तो ये पहले लोग 1 सेकंड को ये इतना टाइम कहते थे कि अगर अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, इतना टाइम ले रही है। या फिर 1 सेकंड को ये कहा जाता था कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करने में इतना टाइम ले रही है, वो 1 सेकंड है। आज की करंट डेफिनेशन क्या है वो ज़रा नोट कर लीजिए। ऐसा ही सिस्टम 1 सेकंड को कितना टाइम पीरियड कहता है? हमें पता है कितना टाइम है 1 सेकंड। एक और हैरत अंगेज़ बात मैं बताऊँ आपको, मैंने सारी चीज़ें अभी आपको बता दी, लेकिन आपको मैंने ये नहीं बताया कि टाइम क्या होता है। टाइम सीख लीजिए ये भी आज, ठीक है। टाइम क्या होता है, क्योंकि स्पिन का ताल्लुक, सेकंड का ताल्लुक टाइम से है ना। पीरियड,
between difference between two events, between difference between two events, दो वाक़े हो रहे हैं। इवेंट मतलब वाक़े हो रहे हैं। कौन से वाक़े हो रहे हैं भाई? एक गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ जो है वो आती है। एक इवेंट ये है यहाँ से चलना और यहाँ तक पहुँचना, ये टू इवेंट्स हैं, टू इवेंट्स। यहाँ से यहाँ तक इसका पहुँचना, इस इवेंट का जो वक्फा होता है, एक इवेंट ये है यहाँ से इसका चलना और यहाँ तक इसका पहुँचना, ये दो इवेंट हो गए। इनके दरमियान का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, जो पीरियड है, उसको टाइम कहते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो हो गई भाई। इसमें ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, वरना तो फिर पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा इसके अंदर। इसको मिटाते हैं, करंट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या डेफिनेशन है कि आपकी बुक के मुताबिक अभी एटॉमिक क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक है। पहले इसके ज़रा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एटॉमिक क्लॉक होती कौन सी? क्लॉक विच यूजेस atoms instead of hands, digits। ये हैंड्स क्या है? हाथों को नहीं कहते भाई। ये जो घड़ी है, घड़ी के अंदर ये जो सुई लगी हुई होती है, ये वाली, घरों में घड़ियां हैं, ये जो सुई है, ये जो सुई है, इन सुइयों को जो है वो हैंड्स कहा जाता है। डिजिट्स क्यों कहा है? क्योंकि आजकल हमारे पास डिजिटल घड़ियां भी हैं जिसके अंदर टाइम लगा हुआ होता है कि अभी कितना टाइम हो गया, 10:45 हो गए हैं। ये एनालॉग घड़ी है, ये डिजिटल घड़ी है। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़िलहाल अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो एटॉमिक क्लॉक क्या है? जिसके अंदर क्लॉक विच यूजेस एटम्स, उसमें एटम्स को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ हैंड्स या डिजिट्स। उसमें इस किस्म के हैंड्स इस्तेमाल नहीं होते उस क्लॉक के अंदर, और ना ही इस तरह के डिजिट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एटम्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये हैंड यहाँ तक आने में कुछ टाइम ले रहा है, ये 45 से 46 होने में भी कुछ टाइम ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, इसको मिटाऊँ तो यहाँ पर एटॉमिक क्लॉक के अंदर एटम क्या कर रहे होंगे? इसके लिए आप ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए केमिस्ट्री का। पार्टिकल कोई सा भी हो, पार्टिकल एटम है, पार्टिकल मॉलिक्यूल है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन सबको कलेक्टिवली जो है वो पार्टिकल्स कहा जाता है। ये पार्टिकल, ये अगर एक एटम है, ठीक है, इस एटम, ये एटम कभी भी नेवर इन रेस्ट स्टेट, नेवर इन रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट का मतलब होता है हालत सुकून, स्टिल नहीं है। रेस्ट मतलब स्टिल, रुका हुआ नहीं है, एक जगह पे जमा हुआ नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल हरकत में। अब कौन सी हरकत है? इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। अब ज़रा वाइब्रेशन को भी समझ लीजिए, कौन सी हरकत है? इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे हरकत करना, आगे पीछे हरकत करना, आगे पीछे हरकत करना। यानी कि ये एटम जो आपको नज़र आ रहा है, ये एटम जो है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये एटम हरकत कर रहा है। अब यहाँ इसकी हरकत तो मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने एक ही एटम को 3 जगह दिखा दिया। पहले यहाँ है, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जस्ट लाइक दिस। तो इसको कहते हैं आगे पीछे हरकत करना, टू एंड फ्रो मोशन।
जैसे कि पेंडुलम को अगर आप देखें, घड़ियाँ आपने देखी हो पेंडुलम वाली, पेंडुलम जो है वो यहाँ जाता है, फिर क्या जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ आता है, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज़ वाइब्रेशन, गॉट इट। इसको ऑसिलेशन भी कहा जाता है। तो एटम्स की हरकत जो है वो सबकी ये वाइब्रेटरी हरकत होती है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली जब हमारे पास घड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पर तो हमारे पास हैंड्स हैं, डिजिटल क्लॉक्स को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डिजिट्स हैं। ये जो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक है, यहाँ पर हमारे पास एटम्स हैं और उनकी हरकत है। ये एटम्स की हरकत, कौन सी हरकत है? वाइब्रेशन की। अब ये जो वाइब्रेशन हो रही है, ये एटम यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इस वाइब्रेशन में कुछ टाइम तो लगेगा ना। यहाँ से यहाँ आया है, फिर दोबारा यहाँ आया। ध्यान लगाइएगा ज़रा, मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आगे तो इसके ऊपर वेव्स एंड साउंड में तफसील से बात होगी। ये यहाँ से यहाँ आया एटम और फिर यहाँ आया, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। भाई टाइम तो लग रहा होगा ना कुछ इस एटम को यहाँ जाने में, फिर यहाँ आने में, और यहाँ जाने में, यहाँ जाने में। इसको एक चक्कर मुकम्मल होना कहते हैं। यहाँ से यहाँ आया, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ आया, फिर दोबारा गया, एक चक्कर मुकम्मल हो गया। इसमें कुछ टाइम तो लगा होगा ना। इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, इसको कहते हैं वन वाइब्रेशन। इसमें कुछ टाइम तो लगा होगा ना भाई। अब आपके तसव्वुर से बाहर है कि एक एटम की एक वाइब्रेशन का टाइम कितना कम होता है। आप सोच रहे होंगे 1 सेकंड लगता होगा सर एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में, एक एटम को 2 सेकंड लगते हैं, आधा सेकंड लगता होगा। नहीं भाई, अगर इसका पार्ट 2 आप देख लें तो आपको पता लगेगा कि हमने उसके अंदर लाइट की मूवमेंट की बात की थी। समझ आ गई बात? तो इसी तरह 1 सेकंड का नहीं, बताते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है, देखें मुश्किल है, पहले ही बता रहा हूँ आपको। बता दूँ इसको क्या क्या हमने सीख लिया। मॉडर्न डेफिनेशन में हमारे पास एटॉमिक क्लॉक्स हैं, और एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है? एटॉमिक क्लॉक्स के अंदर हमारे पास एटम्स हैं, कोई हैंड्स नहीं हैं, कोई डिजिट्स नहीं हैं। ये हमारे पास 2 किस्मों की हैं। इसकी डेफिनेशन पे तो बाद में आएंगे। सीजियम क्लॉक्स, सीजियम क्लॉक, और दूसरी जो है वो कौन सी है? हाइड्रोजन मैसर क्लॉक इसको कहते हैं, हाइड्रोजन मैसर क्लॉक। हाइड्रोजन मैसर क्लॉक। सीजियम 133, सीजियम असल में एटम है, इसको हम कहते हैं SCS, C कैपिटल S स्मॉल डैश 133, ठीक है, ये वाला सीजियम का एटम। इसकी ये इस सीजियम क्लॉक के अंदर कौन सा एटम इस्तेमाल किया गया है? सीजियम 133 का यूज़ इसमें हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन मैसर क्लॉक के अंदर किसको इस्तेमाल किया गया है? हाइड्रोजन के एटम को इस्तेमाल किया गया, उसकी वाइब्रेशन को नोट किया जाता है। ठीक हो गया भाई? तो ये एटॉमिक क्लॉक्स आपके पास 2 तरह की हो गई, सीजियम 133 और हाइड्रोजन मैसर क्लॉक। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर? अब यहाँ पर सेकंड की डेफिनेशन ज़रा आप नोट कर लीजिए। 1 सेकंड की डेफिनेशन कितनी होती है, अब ये बता दूँ मैं। वन सेकेंड कितना टाइम है? इसने बोला है टाइम इंटरवल ऑफ, टाइम टेकन बाय, जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है वो नहीं लिख रहा, अपनी तरफ से बना रहा हूँ। टाइम टेकन बाय 1 सीजियम 133 एटम, सीजियम 133 एटम to complete, to do कितनी वाइब्रेशंस? 919
9192 631 और 770 वाइब्रेशंस। मैंने आपसे अभी एक बात कही थी, मैंने कहा था कि सीज़ियम का एक एटम या कोई भी एक एटम है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है और उसके बाद दोबारा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ के और दोबारा वापस यहाँ पहुँच के इसको कुछ टाइम तो लग रहा है। ये यहाँ आना और यहाँ जाना दोबारा इसका, ये क्या कहलाता है? ये 1 वाइब्रेशन कहलाता है। तो 1 वाइब्रेशन भी कुछ टाइम लेती होगी, 2 वाइब्रेशन भी कुछ टाइम लेती होगी, 3 वाइब्रेशन भी कुछ टाइम लेती होगी, 4 वाइब्रेशन भी। यहाँ पर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं? 1 2 9 अरब 19 करोड़ और 63 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,707 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,707 दफ़ा एक एटम वाइब्रेट करेगा। एक एटम सीज़ियम 133 का वाइब्रेट करेगा और उसमें जो टाइम लगेगा 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 दफ़ा एक सीज़ियम का एटम जो वाइब्रेट करेगा और उसमें जो टाइम लगेगा वो कहलाएगा 1 सेकंड टाइम। होश उड़ गए, होश उड़ गए सर, ये क्या है जी? यही है 1 सेकंड टाइम। इसकी वजूहत क्या है वो तो फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो जो है ना बहुत फिर बड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी ये टॉपिक 3 वीडियोस में तो चला गया है, लेकिन वीडियोस बार बार नहीं बनती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही दफ़ा बनती है वीडियो और वो इंटरनेट पे पड़ी रहती है, यूट्यूब पे पड़ी रहती है। अच्छी बनी तो लोग दुआएं देंगे, समझ में आ जाएगा। अच्छी नहीं बनी तो फिर गालियाँ देंगे, तो कोई भी गालियाँ तो नहीं खाना चाहता भाई। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा अच्छी चीज़ को सीखने में। तो बहरहाल 1 सेकंड कितना टाइम है? टाइम टेकन बाय 1 सीज़ियम एटम टू डू 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 वाइब्रेशन। इतनी दफ़ा सीज़ियम 133 का एटम वाइब्रेट करेगा, उसमें जितना टाइम लगेगा वो 1 सेकंड कहलाएगा। ओके फाइन, यहाँ तक हो गया। 1 सेकंड से आगे चलें। 1 किलोग्राम को भी इसी वीडियो के अंदर ज़रा निपटा दें। क्योंकि मैंने कहा था कि इसको हम इसी में फाइनल करेंगे, बाकी इसकी कन्वर्जन रह जाएंगी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कन्वर्जन, वो आगे जब इसकी एग्जाम्पल करेंगे तब देख लेंगे। तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम। स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम कितना टाइम, 1 किलोग्राम कितना वज़न है, ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय mass of platinum iridium alloy cylinder which is kept at International Bureau of Weights and Measures in Seville near Paris। अब ये तो मैं आगे तफसील लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए एक सिलेंडर है। सिलेंडर किस शेप का होता है? इस तरह का होता है। एक सिलेंडर है, किसका बना हुआ है? ये मेटल का बना हुआ है। कौन से मेटल है? एक मेटल नहीं है, 2 मेटल्स हैं। उनको पिघला के, प्लैटिनम अलग मेटल है, इरिडियम अलग मेटल है, इसको सेपरेटली मेल्ट किया गया, हीट दे के इसको सेपरेटली मेल्ट किया गया। हीट दे के इन दोनों, जब इनको हीट किया गया तो दोनों ही लिक्विड्स बन गए। दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया गया,
और मिक्स करने के बाद इनको एक डाइस, इसको उर्दू में सांचा कहते हैं, इस तरह का लकड़ी का बना हुआ सांचा सा था, उसके अंदर इसको पोर कर दिया गया, उंडेल दिया गया इस मिक्सचर वाले लिक्विड्स को दोनों के, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद इस लकड़ी को इसमें से निकाला तो ये सिलेंडर था। इसका वज़न जो था उसको 1 किलोग्राम माना गया। और ये फाइनल करने के बाद इसके सैंपल्स बने सिलेंडर के, और सैंपल्स बनने के बाद पूरी दुनिया में भिजवा दिए गए, हर मुल्क को भिजवा दिए गए, और उनको बता दिया गया कि भाई अपना 1 केजी मास जो वज़न है उसको ज़रा सेट कर लीजिए। आज से पूरी दुनिया में जो है वो 1 केजी इतना मास होगा जितना इस सिलेंडर का है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये आज हमने रिड्यूस्ड सिलेबस की ये जो है वो निपटा दिया चैप्टर नंबर 2 का। अब इसके अंदर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको देखेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स उसके बाद वाला टॉपिक मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्लेन करने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पार्ट 1 के अंदर ये सारी तफसीलात बता चुका हूँ। ये ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे करता चलूँ, अपने अंदर सब्र लेके आइए, बर्दाश्त लेके आइए और ठहराव लेके आइए। ये मेरी नसीहत है आपको। आपकी जो एज है ना स्टूडेंट्स की, इस वक्त भागती दौड़ती एज है। बच्चों के अंदर सब्र नहीं होता, जल्दबाजी बहुत होती है। वो बोलते हैं बस जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स मिलें। यार एग्ज़ाम को फोकस करें, समझते बाद में रहेंगे, कोई मसला नहीं है। आप यकीन करें आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। बाद में कोई टाइम नहीं होता, बाद में किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। यही वक्त है, मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, वक्त दीजिए सब्र के साथ, और सीखिए जो कि सिखा रहा हूँ। रटने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, चले जाइए आप, अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। एंट्री टेस्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे काश हम इसको सीख लेते, इसको समझ लेते। ठीक है भाई, नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।